हेलो फ्रेंड्स, जीटा एक्सिस के एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज के दिन हम देखेंगे कन्वर्जेंट बाउंड्री। हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था प्लेट टेक्टोनिक थियरी, और उस थियरी में हमने देखा था कि कैसे प्लेट टेक्टोनिक थियरी बताती है कि हमारा लिथोस्फीयर डिफरेंट प्लेट्स में डिवाइडेड है, और ये सारे प्लेट्स रिलेटिवली अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं, इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। इसीलिए बहुत सारे तरह के कन्वर्जेंट बाउंड्रीज होते हैं, बहुत सारे तरह के बाउंड्रीज होते हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म। आज के वीडियो में हम देखेंगे कन्वर्जेंट बाउंड्री। हम ये तीनों तरह के कन्वर्जेंट बाउंड्री को देखेंगे। हम इसको डीप में समझेंगे कि यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस होता है, कौन से लैंड फॉर्म्स बनते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, किस तरह के अर्थक्वेक्स आते हैं, वॉल्केनिज्म होता है या नहीं होता है, ये हम देखेंगे आज कन्वर्जेंट बाउंड्री पे। और आने वाले वीडियो में देखेंगे डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्टिनेंट ओशन कन्वर्जेंट बाउंड्री। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक ओशनिक प्लेट है जिसमें ये ओशनिक क्रस्ट है और ये अपर सॉलिड मेंटल है, और ये हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट है। यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और यहाँ पे भी अपर सॉलिड मेंटल है। अब हम जानते हैं कि हमारा जो ओशनिक क्रस्ट है वो बेसिकली बना है साइमा से, और हमारा जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो बना है सियाल से। अगर मॉडर्न लैंग्वेज में बात करें तो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो क्या है, वो है फेल्सिक, यानी कि फेल्सपर और सिलिकन। और ये क्या है, ओशनिक क्रस्ट, ये है मैफिक, यानी कि मैग्नीशियम एंड आयरन। तो ओशनिक क्रस्ट जो है वो ज्यादा डेंस है, डेंसिटी क्या है, ज्यादा है ओशनिक क्रस्ट की हमारे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से। तो क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वेट भी ज्यादा होगा हमारे ओशनिक क्रस्ट का कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के कंपेयर में। वेट ज्यादा होगा तो जब ये दोनों प्लेट टकराएंगे, जब ये दोनों प्लेट एक साइड मूव हो रहे हैं और टकराएंगे, तो जो हैवी प्लेट है वो सबडक्ट होगा, वही एस्ट्रोनोस्फीयर में सिंक होगा। यहाँ पे क्योंकि ओशनिक क्रस्ट जो है वो हैवी है कॉन्टिनेंटल प्लेट के कंपेयर में, इसलिए सबडक्ट होता है। और जब ये सबडक्ट होता है तो सबसे पहले ये फॉर्म करता है ट्रेंच। ट्रेंच एक ऐसा रीजन होता है जहां पे बहुत गहराई तक हमें सी फ्लोर देखने को मिलता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा गहराई होती है यहाँ पे सराउंडिंग रीजन के कंपेयर में। और ये सीधे बहुत वर्टिकल होता है, मतलब ये अगर आपका ओशन फ्लोर है, अचानक ट्रेंच इस तरह से बहुत डीप होता है, इसलिए इसे ट्रेंच कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा ओशनिक प्लेट सबडक्ट हो रहा है। अब ये जो ओशनिक प्लेट है इसके अंदर ऊपर क्या है, ओशनिक क्रस्ट है। ये हमारा ओशनिक क्रस्ट है। ओशनिक क्रस्ट के जो रॉक्स हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन में वाटर होता है। क्यों? क्योंकि ये ओशन का वाटर है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, तो बहुत सारा जो रॉक्स होते हैं ओशनिक क्रस्ट के, बहुत सारा वाटर अब्सॉर्ब कर लेते हैं। अब जब ये सबडक्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे वाटर तो नहीं पहुंच रहा, लेकिन रॉक्स के अंदर बहुत सारा वाटर है। और ये वाटर जब यहां पे पहुंचता है, यहां पे टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, और वाटर के प्रेजेंस के कारण जो रॉक्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है। और इसीलिए क्या होता है कि ये जो रॉक्स हैं वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और मेल्ट होकर क्या बन जाता है आपका, यहां पे आप देखेंगे आपको मिल जाएगा मैग्मा। ये जो ओशनिक क्रस्ट के रॉक्स थे वो मेल्ट हो गए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर काफी प्रोपोर्शन में वाटर था। वाटर के कारण रॉक की मेल्टिंग पॉइंट जो है वो नीचे आ गई। मेल्टिंग पॉइंट नीचे आ गई तो यहाँ पे आपको मैग्मा फॉर्मेशन हो गया। अब ये मैग्मा क्या है, मैग्मा बहुत ही हॉट है और इसकी डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी कम होने के कारण इसकी बॉयंसी ऊपर की ओर ज्यादा होती है, ग्रेविटी के कंपेयर में बॉयंसी का फोर्स ज्यादा होता है। इसीलिए ये आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ये आपका ओशनिक प्लेट है। और यहाँ पे जो बाउंड्री है जहां पे सबडक्ट है मैग्मा बना, मैग्मा का बॉयंसी जो है ज्यादा है, तो मैग्मा अब इस प्लेट के थ्रू ऊपर राइज होगा। ये इस प्लेट को मेल्ट करता जाएगा। इस प्लेट के अंदर जो भी इसके रॉक्स हैं वो मेल्ट होते जाएंगे, इस मैग्मा में ऐड होते जाएंगे, और धीरे धीरे ये सरफेस तक पहुंच जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि जहां पे भी कन्वर्जेंट बाउंड्री है कॉन्टिनेंट और ओशन की, तो वहां पे बाउंड्री पे क्या होता है कि आपको मैग्मा फॉर्मेशन दिखता है, और ये मैग्मा फिर ऊपर की ओर उठता है। अब थोड़ा अगर हम इसको समझना चाहें तो ये आप प्रोसेस देखिए। यहाँ पे आपका ओशनिक क्रस्ट है जो कि ओशनिक प्लेट के साथ सबडक्ट हो रहा है। ये ओशनिक क्रस्ट मेल्ट होकर मैग्मा बनाता है और मैग्मा सरफेस पे आता है। अब ये जो मैग्मा होता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एसिडिक, इसमें ज्यादा सिलिका का कंटेंट होता है। यहां पे जो मैग्मा आता है मिड ओशनिक रिज पे, ये होता है बेसिक। इसके अंदर सिलिका का जो कंटेंट है वो लगभग होता है, समझ लीजिए 42% के आसपास, और इसके अंदर सिलिका का कंटेंट होता है लगभग 60% के आसपास। तो यहां पे जो रॉक्स हैं वो सबडक्ट हो रहे हैं, वो क्या है, वो है बेसिक या फिर मैफिक।
लेकिन जो मैग्मा बन रहा है वो है एसिडिक। तो इसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहली चीज जो है वो है फ्लक्स मेल्टिंग। हम देखेंगे, हमने देखा कि यहाँ पे सबडक्शन जोन में जो ओशनिक क्रस्ट जो मेल्ट जा रहा है उसके अंदर वाटर है, वाटर के प्रेजेंस के कारण ये मैग्मा फॉर्म हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया। नॉर्मली कैसे मेल्ट होता है? नॉर्मल जो मेल्ट होता है उसे कहते हैं स्टैंडर्ड डीकंप्रेशन मेल्टिंग। डीकंप्रेशन मतलब प्रेशर कम होना। तो यहां पे अगर कोई रॉक है ऐसे, इस रॉक के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। प्रेशर क्या है? बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि इतना बड़ा लेयर है ऊपर से रॉक्स का जो प्रेशर डाल रहा है, तो इनका टेम्परेचर तो बहुत हाई है। पर प्रेशर के कारण ये सॉलिड स्टेट में, प्रेशर के कारण क्या होता है कि मेल्टिंग टेम्परेचर काफी हाई हो जाता है। लेकिन जब ये रॉक्स ट्रेवल करके यहां पे आएंगे, यहां पे प्रेशर हो जाएगा कम, प्रेशर यहां पे बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ओवरलाइंग रॉक्स अब इतना ही है, पर टेम्परेचर तो इसका हाई है। तो ये जो रॉक्स होते हैं ये मेल्ट हो जाते हैं यहाँ पे, और हमें मैग्मा फॉर्मेशन देखने को मिलता है, और वो मैग्मा सरफेस पे आता है। और ये जो मैग्मा होता है वो होता है बेसिक, यानी कि सिलिका कंटेंट रिलेटिवली कम होता है। सिलिका कंटेंट इसमें भी 48%, 42% के आसपास होता है। लेकिन जो यहाँ पे मैग्मा बनता है, जो ऊपर आता है सरफेस पे, उसमें सिलिका 60% के आसपास होता है। तो कंपैरेटिवली इसमें सिलिका का जो कंटेंट है वो काफी कम होता है। तो ये हो गया हमारा फ्लक्स मेल्टिंग। फ्लक्स मेल्टिंग में आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल कर्व है, जहां पे आपका मेल्टिंग पॉइंट है डेप्थ के साथ। यहां पे आपका डेप्थ इंक्रीज हो रहा है, ये आपका रॉक का मेल्टिंग टेम्परेचर है। लेकिन जैसे ही इसमें हमने वाटर मिला दिया, आप देखो एडिंग वाटर चेंजेस द शेप ऑफ द मेल्टिंग कर्व। कैसे चेंज हो गया? मेल्टिंग टेम्परेचर काफी कम हो गया, और इसी के कारण हमें सबडक्शन जोन में मैग्मा का फॉर्मेशन दिखता है। जो ओशनिक क्रस्ट है वो मेल्ट होके मैग्मा बनाता है। अब ये जो रॉक्स हैं ये बेसिक है, हमने ऑलरेडी देखा कि ये बेसिक रॉक्स हैं। जो ओशनिक क्रस्ट है वो बेसिक है। बेसिक यानी मैफिक। मैफिक मतलब मैग्नीशियम एंड आयरन। लेकिन जो लावा ऊपर आता है सरफेस पे वो होता है एसिडिक, यानी कि और या फेल्सिक। तो ऐसा क्यों होता है? तो पहला कारण देखिए, यहां पे जब ये मेल्ट हो रहा है रॉक, और जब ये मैग्मा बना रहा है, तो यहां पे टेम्परेचर काफी कम है एस्ट्रोनोस्फीयर के कंपेयर में। अब अगर हम मेल्टिंग देखें, तो जब भी हम किसी एक बहुत बड़ा रॉक का ग्रुप लेंगे और उसको मेल्ट करेंगे, तो हर एक रॉक का मेल्टिंग टेम्परेचर एक नहीं होगा, क्योंकि रॉक में बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, और इन हर एक एलिमेंट्स का मेल्टिंग टेम्परेचर डिफरेंट होता है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे यहाँ पे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो पहले इस एरिया में अगर हम देखें तो कुछ रॉक्स जो है वो जल्दी मेल्ट हो गए। ये जो रॉक्स मेल्ट होते हैं ये लाइटर रॉक्स होते हैं, यानी कि इसमें जनरली सिलिका का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है, या इसे सिलिकेट रॉक्स कहते हैं। तो ये सबसे जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, इसीलिए कम टेम्परेचर पे जो मैग्मा बनता है उसके अंदर सिलिका कंटेंट ज्यादा होता है। अब अगर आप टाइम के साथ टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो हैवियर रॉक्स हैं, जो आयरन और निकल वाले रॉक्स हैं, वो भी मेल्ट होने लगेंगे। तो क्योंकि ये मेल्ट होकर अब जब मैग्मा बना रहे हैं, तो हमारा सिलिका का कंटेंट जो है वो कम होने लगा, प्रोपोर्शन जो है वो मैग्मा में कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हैवियर रॉक्स भी मेल्ट हो गए और वो भी ऐड हो गए, तो ओवरऑल सिलिका का कंटेंट कम कर दिया उन्होंने। स्टार्टिंग में सिर्फ सिलिका वाले रॉक्स मेल्ट हो रहे थे, इसीलिए स्टार्टिंग में सिलिका का प्रोपोर्शन ज्यादा था। तो इसीलिए यहां पे जब ये मेल्ट हो रहा है लो टेम्परेचर पे, तो जो लाइटर रॉक्स हैं वो तो कंप्लीटली मेल्ट हो जाते हैं, लेकिन जो हैवियर रॉक्स हैं वो ज्यादा मेल्ट नहीं होते, इसलिए इसको पार्शियल मेल्टिंग कहते हैं। पार्शियल मेल्टिंग के कारण यहाँ पे जो मैग्मा बनता है वो ज्यादा एसिडिक होता है कंपेयर टू इन रॉक्स के जो ये मैग्मा बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें, रफ कैलकुलेशन करें, अगर हम 100 kg ऑफ बसाल्ट लेते हैं, ये बसाल्टिक रॉक्स होते हैं जनरली, अगर हम 100 kg ऑफ बसाल्टिक रॉक्स दें, जो कि बेसिकली उसमें पायरोक्सिन और फेल्सपर होता है, तो उसमें लगभग 48% SiO2 होगा, सिलिकॉन ऑक्साइड होगा। अगर हम इसको मेल्ट करते हैं तो सिर्फ 14 kg मैग्मा मिलेगा, और इस मैग्मा में हमारा सिलिकॉन का प्रोपोर्शन लगभग 60% है, और 84 kg तो मेल्ट ही नहीं होगा जो पायरोक्सिन क्रिस्टल्स हैं। तो 46% इसमें SiO2 होगा, मतलब जो रॉक्स मेल्ट नहीं हुए उसमें सिलिकॉन 46% है, और जो मेल्ट हो गया, जो मैग्मा फॉर्म हुआ, उसमें 60% है। इसीलिए यहाँ पे जो मैग्मा फॉर्म हो रहा है ये ज्यादा एसिडिक है कंपेयर टू ये जो रॉक्स थे जिन्होंने इस मैग्मा को बनाया। अब इसके बाद भी 2-3 स्टेप होते हैं। ये मैग्मा जो बन गया, ये क्या होता है कि हॉट होता है, इसकी डेंसिटी कम होती है, इसलिए बॉयंसी के कारण ये ऊपर जाता है। ग्रेविटी भले इसको नीचे खींचने की कोशिश कर रही हो, लेकिन क्योंकि बॉयंसी ज्यादा है
क्योंकि डेंसिटी कम है, ये ऊपर की ओर मूव होता है। अब जब ऊपर की ओर मूव होगा तो क्या होगा कि मैग्मा का टेम्परेचर कम होने लगेगा। अब समझ लें कि यहाँ पे मैग्मा का टेम्परेचर है 400 डिग्री, एज्यूम कर लेते हैं, और यहाँ पे मैग्मा का टेम्परेचर हम मान लें कि है 300 डिग्री। तो ये जो मैग्मा है ये नीचे से ऊपर की ओर मूव हो रहा है। अब जो भी अगर कोई रॉक है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 350 है, 350 डिग्री है, तो वो यहां पे जब ये मैग्मा आएगा तो वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, सॉलिडिफाई होके वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा और मैग्मा से निकल जाएगा। यही चीज यहां पे दिखाई गई है, इसे कहते हैं फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। यहां पे जब मैग्मा ऊपर आ गया तो जो हैवियर जो रॉक्स हैं वो क्रिस्टलाइज हो जा रहे हैं और क्रिस्टलाइज होकर सेपरेट हो जा रहे हैं। तो मैग्मा क्या हो रहा है कि और ज्यादा एसिडिक हो रहा है, क्योंकि हैवियर रॉक्स पहले सॉलिडिफाई होंगे, और हैवियर रॉक्स क्या है, वो आयरन और निकल वाले हैं, वो बेसिक हैं। तो बेसिक एलिमेंट्स निकल गए तो बचे एसिडिक, तो जो आपका मैग्मा है वो ज्यादा एसिडिक हो गया। अब यहां पे जब ये आएगा तो आसपास के रॉक्स भी मेल्ट होंगे। अब क्योंकि ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के जो रॉक्स हैं वो तो ज्यादा एसिडिक हैं, उसमें सिलिका कंटेंट ऑलरेडी ज्यादा है, और जब वो मेल्ट होंगे और इस मैग्मा में ऐड होंगे तो सिलिका का कंटेंट फिर से बढ़ जाएगा। इसीलिए जो रॉक, जो मैग्मा ऊपर आएगा सरफेस पे, वो क्या होगा, वो होगा एसिडिक। इसीलिए हमें कन्वर्जन बाउंड्री पे जो वॉल्केनिज्म होता है उसमें जो मैग्मा देखने को मिलता है वो जनरली टूवर्ड्स एसिडिक होता है, कहीं पे ज्यादा एसिडिक होता है, कहीं पे कम एसिडिक होता है, लेकिन कॉन्टिनेंट ओशन बाउंड्री में तो ज्यादा एसिडिक मैग्मा सरफेस तक आते हैं। तो यहाँ पे उस प्रोसेस को हम पूरी तरह देख सकते हैं। इधर ये रॉक्स की पार्शियल मेल्टिंग हो रही है, ये मैग्मा भी पार्शियल मेल्टिंग से बना है। अब जैसे जैसे मैग्मा ऊपर जाएगा जो हैवियर क्रिस्टल्स हैं वो रिमूव होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इनका मेल्टिंग पॉइंट से कम है, मैग्मा का टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से कम है, इसलिए क्रिस्टलाइज होते गए। फिर यहाँ पे आए, फिर कुछ क्रिस्टलाइज हो गए, तो मैग्मा जो है वो एसिडिक होता गया। यहाँ पे जब आया, यहाँ पे बाकी के जो रॉक्स हैं वो मेल्ट होकर मिल गए तो और क्रिस्टलाइज हो, और ज्यादा एसिडिक हो गया। तो यहाँ पे सरफेस तक आते आते पूरा का पूरा मैग्मा एसिडिक हो गया। यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाया गया है कि कैसे ये मैग्मा है, एक मैग्मा चैम्बर है। यहाँ पे मैग्मा स्टार्टिंग में मैफिक है, मैफिक यानी कि बेसिक है, लेकिन टेम्परेचर कम होने के कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो हैवियर एलिमेंट्स क्रिस्टलाइज हो जा रहे हैं। ओवर द टाइम हैवियर एलिमेंट्स क्रिस्टलाइज हो जाएंगे और सारे के सारे नीचे इकट्ठा हो जाएंगे। तो आपका जो अब यहाँ पे जो मैग्मा है वो क्या हुआ, फेल्सिक बन गया। क्यों? क्योंकि हैवियर एलिमेंट्स तो रिमूव हो गए टेम्परेचर कम होने के कारण, तो इसीलिए ये मैग्मा फेल्सिक हो गया। फेल्सिक मतलब एसिडिक हो गया। यही दिखा रहा है, इसे फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और ये एक स्टेज है। तो सबसे पहले ओलिवाइन जो होंगे रॉक, तो सबसे डेप्थ में, सबसे डीपर पार्ट में क्रिस्टलाइज होंगे, फिर पायरोक्सिन होगा, फिर एम्फीबोल होगा, फिर बायोटाइट, फिर पोटेशियम फेल्सपर, मॉस्कोवाइट क्वार्ट्ज। तो ये देखिए फेल्सिक, ये सरफेस के पास आते आते आपको ग्रेनाइट वाले एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो इस फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के कारण क्या होता है कि हमें एक लेयर्स जैसे देखने को मिलती है, जहां पे सबसे जो लोअर्स लेयर होंगे वो ज्यादा बेसिक होंगे या ज्यादा मैफिक होंगे, और जैसे जैसे आप लेयर रॉक्स में ऊपर आते जाएंगे आपको फेल्सिक रॉक्स देखने को मिलेंगे, या फिर एसिडिक यानी कि लेस हायर सिलिकॉन कंटेंट वाले रॉक्स देखने को मिलेंगे। फेल्सिक यानी फेल्सफर एंड सिलिकॉन, बेसिक यानी मैग्नीशियम एंड आयरन। तो ये हमने अभी तक देखा कि कन्वर्जन बाउंड्री पे क्या होता है कि हमारा ओशनिक क्रस्ट सबडक्ट होता है, सबडक्ट होने के कारण यहाँ पे वाटर होता है इन रॉक्स में, तो ये मेल्ट होते हैं। फ्लक्स मेल्टिंग से हमारा मैग्मा बनता है, मैग्मा एसिडिक होते जाता है, और एसिडिक मैग्मा बहुत ही विस्कस होता है, बहुत ही एक्सप्लोजन के साथ सरफेस पे आता है। इसलिए आपको यहाँ पे एक्सप्लोजन देखने को मिल रहा है। मिड ओशनिक रिज पे जो मैग्मा आता है वो बेसाल्टिक होता है, वो बहुत ही फ्लूइड होता है, इसलिए मिड ओशनिक रिज पे ऐसे ब्लास्ट नहीं होते हैं। तो हम हमारे वीडियो पे, ओरिजिनल वीडियो पे आते हैं वापस। तो यहाँ पे हमने देखा था कि ये हमारा ओशनिक क्रस्ट सबडक्ट हो रहा है, पूरा ओशनिक प्लेट सबडक्ट हो रहा है, और ये हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो यहाँ पे जो मैग्मा फॉर्म हो रहा है इस कॉन्टिनेंटल प्लेट के थ्रू सरफेस पे आ रहा है। अब जब हम देखेंगे कि ये सरफेस तक पहुंचता है तो सरफेस पे वॉल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं। यहाँ पे ट्रेंच तो बना ही था पहले, लेकिन अब यहाँ पे वॉल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं। तो यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा, चेन ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। तो जहां पे भी कॉन्टिनेंट और ओशन का कन्वर्जन बाउंड्री होगा वहां पे आपको बाउंड्री पे चेन ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। अगर हम ये देखें मैप, तो इसमें जो रेड कलर है ये कन्वर्जन बाउंड्री दिखा रही है, हर तरह की कन्वर्जन बाउंड्री दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली देखने को मिलेगा ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जन बाउंड्री। यहाँ पे एंडीज माउंटेन्स है, और एंडीज माउंटेन्स में बहुत सारा वॉल्केनिज्म है। सिमिलरली यहाँ पे हमारा इंडियन प्लेट है जो कि यहाँ पे ओशनिक है। देखिए यहाँ पे इंडियन प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा कॉन्टिनेंटल लैंड मास है, लेकिन यहाँ पे हमारा ओशनिक लैंड मास है।
और ओशनिक लैंड मास होने के कारण यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी हमारे इंडियन प्लेट के, वो ओशनिक प्लेट की तरह होंगे। इसलिए यहाँ पे ओशनिक प्लेट की तरह काम करेगा। यहाँ यूरेशियन प्लेट है और वो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल प्लेट की तरह। यहाँ पे आपको इस मार्जिन पे इधर आपको बहुत ज्यादा वॉल्केनोस देखने को मिलेंगे हमारे सुमात्रा और जावा आइलैंड्स में। तो ये है हमारा यूरेशियन प्लेट, ये है हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इस तरह मूव हो रहा है, यहाँ पे ट्रेंच है और ये आपको माउंटेन्स की चेन देखने को मिल रही है, जिसमें जो माउंटेन सरफेस तक आ गए हैं वो आइलैंड बन गए हैं। जावा, सुमात्रा, ये सब आइलैंड्स हैं और इसमें बहुत ज्यादा वॉल्केनिज्म होता है। सिमिलरली ये हमारा एंडीज माउंटेन्स है, ये पूरा चेन ऑफ एंडीज माउंटेन्स है। और ये क्यों बना है? क्योंकि यहाँ पे साउथ अमेरिकन प्लेट है जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है और यहाँ पे ये नाज़का प्लेट है और नाज़का प्लेट ओशनिक प्लेट है जो सबडक्ट हो रही है। और सबडक्ट हो रही है तो यहाँ पे ट्रेंच है और इधर आपको बहुत ज्यादा वॉल्केनिज्म देखने को मिलता है एंडीज माउंटेन्स में। क्यों? क्योंकि एक कॉन्टिनेंट ओशन कन्वर्जेंट बाउंड्री है, जो ओशनिक प्लेट सबडक्ट हो रही है, मैग्मा फॉर्म हो रहा है और वो बाउंड्री से थोड़ी सी दूरी पे फिर सरफेस पे आता है कॉन्टिनेंट में और वहां पे आपको वॉल्केनिज्म देखने को मिलता है। अब हम दूसरा केस देखते हैं, ओशन ओशन कन्वर्जेंट बाउंड्री। हमने पहले जो देखा था वहां पे क्या था कि एक कॉन्टिनेंटल प्लेट था और एक ओशनिक प्लेट था। तो वहां पे कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है वो लाइटर होता है, ओशनिक प्लेट हैवियर होता है, तो ओशनिक प्लेट सबडक्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये भी साइमा से बना हुआ है और ये भी साइमा से बना हुआ है, लेकिन दोनों साइमा से बने हुए हैं, लेकिन फिर भी इनकी डेंसिटी में थोड़ा सा वेरिएशन होगा। इसीलिए जो हैवियर ओशनिक क्रस्ट होगा वो सबडक्ट होगा। तो दो ओशनिक क्रस्ट जब टकराएंगे, हैवी वाला ओशनिक क्रस्ट जो है वो सबडक्ट होगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये मान लें कि ये ओशनिक क्रस्ट की डेंसिटी ज्यादा है, इसका वेट ज्यादा है, ये सबडक्ट होगा। फिर से हमें यहाँ पे ट्रेंच देखने को मिलेगा, फिर से ये ओशनिक क्रस्ट के रॉक्स सबडक्ट हो रहे हैं और उस रॉक्स में वाटर का कंटेंट ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे आपको फ्लक्स मेल्टिंग के कारण मैग्मा का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ये मैग्मा क्योंकि ये हॉट है, ये हीट होंगे, इनका जो डेंसिटी है वो कम होगा, तो ये ऊपर की ओर बॉयंसी के कारण राइज होंगे। ये हमारे कॉन्टिनेंटल प्लेट के थ्रू सरफेस, ये हमारे ओशनिक प्लेट के थ्रू सरफेस तक आ जाएंगे। तो ये सारा चीज बहुत सिमिलर है जो हमने ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जन बाउंड्री पे देखा। अब तक सब कुछ सिमिलर है। इनफैक्ट जो रॉक्स भी हैं वो भी सेम प्रोसीजर पे जाएंगे, बस एक्सटेंट ऑफ एसिडिटी जो मैग्मा में होगी वो कम हो जाएगी थोड़ी, लेकिन प्रोसेस सेम है। यहाँ पे भी जब मैग्मा ऊपर आना स्टार्ट करता है, पहले यहाँ पे भी मैग्मा पार्शियल मेल्टिंग से बनता है, फिर वही सारी चीजें होती है, फ्रैक्शन क्रिस्टलाइजेशन, एसिमिलेशन। तो मैग्मा जो है वो एसिडिक होने लगता है, लेकिन क्योंकि ओशनिक क्रस्ट की जो थिकनेस है वो कम होती है और ओशनिक क्रस्ट के रॉक्स ज्यादा बेसिक होते हैं, इसीलिए जो मैग्मा सरफेस तक आता है वो थोड़ा कम एसिडिक होता है या टूवर्ड्स द बेसिक होता है। तो यहां पे अब जब मैग्मा, ये जो मैग्मा फॉर्म हुआ है बाउंड्री पे, ये मैग्मा हमारे ओशनिक प्लेट के थ्रू सरफेस पे आएगा। ये हमारा ओशनिक प्लेट है और इसके थ्रू सरफेस पे आएगा तो वॉल्केनोज बनेंगे ना। अब बहुत सारे वॉल्केनोज तो सरफेस के नीचे रह जाते हैं, लेकिन कुछ वॉल्केनोज वाटर के सरफेस से ऊपर आ जाएंगे, हमें वो आइलैंड की तरह दिखते हैं। इसलिए यहाँ पे हमें वॉल्केनिक आइलैंड आर्क देखने को मिलता है। मतलब हमें दिखता है कि बहुत सारे वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं एक साथ। तो ये एक जगह है मैराइना ट्रेंच, ये हमारे पैसिफिक ओशन और साउथ चाइना सी के बाउंड्री पे है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि पैसिफिक प्लेट है, इधर मराइना प्लेट है, यहीं पे मराइना ट्रेंच है जो कि सबसे डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ का। यहाँ पे आपको बहुत सारे वॉल्केनिक आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। सिमिलरली जो उससे भी ज्यादा फेमस एग्जांपल है वो है एलूसियन आइलैंड्स का। ये आपका एलूसियन आइलैंड्स है और ये क्यों बने हैं? क्योंकि यहाँ पे आपका पैसिफिक प्लेट है, पैसिफिक प्लेट सबडक्ट हो रहा है, तो जो मैग्मा ऊपर आता है वो ऐसे छोटे 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 आइलैंड्स बना रहा है। देख रहे हैं ये आइलैंड्स वो माउंटेन्स हैं, वॉल्केनिक माउंटेन्स जो ओशन फ्लोर पे हैं, लेकिन वो सी सरफेस के ऊपर आ गए, तो इसलिए हमें आइलैंड की तरह दिखते हैं। अगर हम नीचे जाएंगे तो ये सारे के सारे वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं, लेकिन बस कुछ ही ऐसे माउंटेन्स हैं जो ओशन सरफेस के ऊपर तक आ गए। अब हम हमारा तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस क्या है? कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जन बाउंड्री। अभी तक हमने ओशन ओशन कन्वर्जन बाउंड्री और ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जन बाउंड्री देखा था, लेकिन यहाँ पे हम कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जन बाउंड्री देखेंगे। आपको ज्यादा आसानी समझना है तो आप इसको इंडियन प्लेट समझ लें और इसको यूरेशियन प्लेट। अब जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराएंगे तो जो हैवियर प्लेट होगा वो सबडक्ट होगा। यहाँ पे हमारा ये इंडियन प्लेट है, ये हैवी है यूरेशियन प्लेट के कंपेयर में, इसलिए ये सबडक्ट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो हमारा इंडियन प्लेट है वो मूव हो रहा है यूरेशियन प्लेट की ओर, और क्योंकि हमारा इंडियन प्लेट हैवियर है
तो वो सबडक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये हमारा मेंटल है। एक्चुअली मेंटल की थिकनेस ज्यादा होती है, बट फॉर द पर्पज ऑफ एनिमेशन हमने दिखाया। तो ये आपका सॉलिड मेंटल है और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। यहां पे भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, यहां पे भी मेंटल है। अब आप देखेंगे कि यहां पे एक अलग चीज हो रही है। यहां पे जो मेंटल है वो तो सबडक्ट हो रहा है, तो सॉलिड मेंटल है हमारे कॉन्टिनेंटल प्लेट का, वो तो सबडक्ट हो गया। लेकिन जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो सबडक्ट नहीं हो रहा। वो क्या हो रहा है, वो इस क्रस्ट के नीचे चला गया। आप देख सकते हो कि कैसे ये जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो पहले तो यहाँ पे फोल्ड हुआ कंप्रेशन के कारण, तो फोल्ड माउंटेन्स बने, जिसे हम हिमालयास कहते हैं हमारे इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बाउंड्री पे। और ये इसके नीचे चला गया, तो आप देखोगे यहाँ पे क्रस्ट की जो डेप्थ है, ये हमारा क्रस्ट है, ये तो मेंटल है सॉलिड मेंटल, लेकिन ये क्रस्ट की डेप्थ है। तो क्रस्ट की क्या हुई, डेप्थ बढ़ गई, तो इसको हम कहते हैं क्रस्टल थिकनिंग। क्रस्टल थिकनिंग क्यों हुआ, क्योंकि एक प्लेट का जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो दूसरे प्लेट के कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे चला गया, ओवरऑल थिकनेस बढ़ गई, इसे हम कहते हैं क्रस्टल थिकनिंग। अब देखो ये जो इंडियन प्लेट था वो इतना लंबा था, लेकिन जब ये मर्ज हुए, दोनों टकराए, तो क्या हुआ कि ये प्लेट ऐसे ऐसे फोल्ड हो गया, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे। तो फोल्ड होने के कारण इसका लेंथ हो गया कम, क्योंकि फोल्डिंग हो गई, तो इसको कहते हैं क्रस्टल शॉर्टनिंग। तो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जन बाउंड्री पे क्या होता है, फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, क्रस्टल थिकनिंग होती है और क्रस्टल शॉर्टनिंग होती है। अब सवाल ये उठता है कि हमारा जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो सबडक्ट क्यों नहीं होता। तो हमने देखा था कि हमारा जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो बना है सियाल का। हमारा जो ये अपर सॉलिड मेंटल है वो है साइमा, और एस्थेनोस्फीयर भी है साइमा। अब जो डेंसिटी डिफरेंस होता है एस्थेनोस्फीयर और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में बहुत ज्यादा होता है, और इसीलिए ये इसके अंदर कभी भी सिंक नहीं हो सकता, क्योंकि डेंसिटी डिफरेंस ही बहुत ज्यादा है। और हम जानते हैं कि लो डेंसिटी की चीज हाई डेंसिटी की चीज के अंदर सिंक नहीं होती है, जैसे कि लकड़ी जो होता है वो समुद्र के ऊपर तैरता है। तो इसी कारण से हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो सबडक्ट नहीं होता कभी। वो क्या करता है, दूसरे क्रस्ट के अंडर चला जाता है, माउंटेन्स बन जाते हैं, फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, क्रिस्टल थिकनिंग और क्रिस्टल शॉर्टनिंग होती है। और इसी प्रोसेस के कारण यहाँ पे जैसे हमारा इंडियन प्लेट मूव हो रहा है यूरेशियन प्लेट के कारण, तो हमें बाउंड्री पे हिमालयास देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ये अरेबियन प्लेट मूव हो रहा है, तो यहाँ पे जैग्रोस, और यहाँ पे भी इंटरनल कुछ मूवमेंट्स इसके कारण हमें एल्बुर्ज माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। ये सारे फोल्ड माउंटेन्स है। यहाँ अफ्रीकन प्लेट जो है वो टकरा रहा है यूरेशियन प्लेट से, तो हमें एल्प माउंटेन्स देखने को मिल रहे हैं। ये जो चेन ऑफ माउंटेन्स है सारे के सारे फोल्ड माउंटेन्स है। अब हमने तीनों तरह के बाउंड्रीज पे क्या होता है वो तो हमने देख लिया। अब हम जरा वॉल्केनिज्म और कन्वर्जन प्लेट का भी रिलेशन देख लेते हैं। तो ये हमारा ओशन ओशन कन्वर्जन बाउंड्री है, और हमने देखा था कि जब ये ओशनिक प्लेट सबडक्ट होगा तो यहाँ पे ओशनिक क्रस्ट के मेल्टिंग के कारण आपको मैग्मा फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, और यहाँ पे वॉल्केनिक आइलैंड आर्क्स देखने को मिलेगी। जो मैग्मा यहाँ सरफेस पे आएगा वो इस मैग्मा के कंपेयर में कम एसिडिक होगा। तो अगर हम जैसे कि एक लाइन बना ले और यहां पे लिख दें बेसिक मैग्मा, और यहां पे लिख दें एसिडिक, तो जो हमारे मिड ओशनिक रिच पे आता है वो हम मान लें कि वो इतना बेसिक है। तो हमारे इस ओशन ओशन बाउंड्री पे जो मैग्मा आएगा वो यहां पे होगा, ओशन ओशन बाउंड्री, ठीक है, ये होगा। और ये जो ओशन कॉन्टिनेंट पे आएगा वो लगभग यहां पे होगा या यहां तक भी होगा। तो ये हमारा ओशन कॉन्टिनेंट बाउंड्री वाला हो गया। तो आप देख सकते हो कि रिलेटिवली ये कम एसिडिक होगा इस मैग्मा के कंपेयर में। लेकिन ओशन ओशन कन्वर्जन बाउंड्री और ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जन बाउंड्री दोनों पे हमें वॉल्केनिज्म देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि ओशनिक क्रस्ट जिसके अंदर बहुत ज्यादा वाटर कंटेंट है वो सबडक्ट हो रहा है। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जन बाउंड्री पे कोई वॉल्केनिज्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सबडक्ट होता ही नहीं है, और हो भी जाए तो उसके अंदर वाटर ही नहीं होता है कि फ्लक्स मेल्टिंग हो। तो इसके कारण आपको यहाँ पे मैग्मा फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है। अगर हम ये वर्ल्ड मैप देखें, यहाँ पे हमारे पास ये कन्वर्जेंट बाउंड्रीज है, और हम इस पे वॉल्केनोज देखें दुनिया के, तो आप देखिए ये हमारा इंडियन प्लेट है जो सबडक्ट हो रहा है हमारे यूरेशियन प्लेट के अंदर, लेकिन यहाँ पे कोई भी वॉल्केनो नहीं है हमारे हिमालयाज में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट बाउंड्री है। यहाँ पे एक कॉन्टिनेंट प्लेट दूसरे कॉन्टिनेंट प्लेट के अंदर सबडक्ट होती है तो वॉल्केनिज्म नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये आपका नेक्सा प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, ओशनिक प्लेट जब सबडक्ट हो रही है कितना वॉल्केनिज्म हो रहा है। सिमिलरली इधर देखिए कितना वॉल्केनिज्म है इस बाउंड्री पे।
इन सब रीजन्स में भी आपको देखने को मिलेगा। ओशन ओशन प्लेट सबडक्शन जोन है, ये सब वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं। अब हम देखते हैं अर्थक्वेक और कन्वर्जन प्लेट का कोरिलेशन। तो देखिए जहां पे भी एक सबडक्टिंग प्लेट होगा वहां पे जो मेंटल है या जो लिथोस्फीयर है काफी डेप्थ तक एक्सटेंड होता है। क्यों? क्योंकि ये जो सबडक्टिंग पार्ट है प्लेट वो काफी नीचे तक एस्थेनोस्फीयर में जाता है। तो इसके कारण क्या होगा कि अगर यहाँ पे डेप्थ में कोई फॉल्टिंग हुई, कुछ ऐसा एनर्जी रिलीज हुआ सॉलिड रॉक्स में, तो वो ऊपर तक आता है, अर्थक्वेक की तरह आता है। और इस जोन को बेनियोफ जोन कहा जाता है, जो कि हमें कन्वर्जन प्लेट्स में दिखाया जाता है, कन्वर्जन बाउंड्रीज पे देखा जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो भी पार्ट है वो बहुत दूर तक सबडक्ट होता है। तो इसके अंदर अगर कोई भी ऐसे फॉल्टिक या साइस्मिक एक्टिविटी हुई तो वो ऐसे भूकंप पैदा करेगी जो साइस्मिक वेव्स की तरह हमारे सरफेस पे आती है, जिसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। तो क्योंकि कन्वर्जन बाउंड्रीज पे जो प्लेट्स हैं वो काफी डेप्थ तक होती हैं, देखिए ये 800 किलोमीटर है, ये 600 किलोमीटर का जोन है। तो जो भी भूकंप 300 से ज्यादा गहराई पे पाया जाता है उसे कहते हैं डीप सीटेड अर्थक्वेक। जो भी 70 किलोमीटर से कम की गहराई पे होता है उसे कहते हैं शैलो अर्थक्वेक्स। और जो इन दोनों के बीच होता है 70 से 300 किलोमीटर पे, उसे कहते हैं इंटरमीडिएट अर्थक्वेक्स। तो क्योंकि यहां पे हमारा जो यहाँ पे हमारा जो प्लेट है वो पूरी डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हमें तीनों टाइप के अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं, डीप अर्थक्वेक्स, इंटरमीडिएट अर्थक्वेक्स और शैलो अर्थक्वेक्स। इसीलिए इन बाउंड्रीज पे हमें तीनों तरह के अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। ये फिर से हमारी प्लेट बाउंड्रीज हैं और ये दुनिया भर के अर्थक्वेक्स हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका ये कन्वर्जन बाउंड्री, और यहाँ पे आपको तीनों तरह के भूकंप देखने को मिल रहे हैं। ये रेड वाला इंडिकेट कर रहा है डीप सीटेड, येलो वाला इंटरमीडिएट, ग्रीन वाला शैलो। देखिए ये सब मार्जिन्स जो कि डाइवर्जेंट मार्जिन्स है, यहाँ पे आपको सिर्फ शैलो अर्थक्वेक्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो भी कन्वर्जेंट रीजन्स हैं वहां पे आपको तीनों तरह के देखने को मिलेंगे। ये हमारा समरी है पूरा जो अभी तक हमने डिस्कस किया। तो अगर हमारा कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट रीजन है तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा? फोल्ड माउंटेन, जैसे हिमालयास। तो यहाँ पे हिमालयास बनेंगे। क्रस्टल शॉर्टनिंग, क्रस्टल थिकनिंग, हमने देखा क्रस्ट अगर इतना लंबा है तो फोल्डिंग के कारण क्या होगा कि उसकी जो लेंथ है वो कम हो जाएगी, यानी क्रस्टल शॉर्टनिंग हो जाएगा। क्रस्टल थिकनिंग क्यों? क्योंकि एक क्रस्ट दूसरे क्रस्ट के नीचे चला जाता है। अब यहाँ पे हमारा लिथोस्फीयर एक्सटेंड करता है डीप तक, तो इसीलिए शैलो, इंटरमीडिएट और डीप अर्थक्वेक्स तीनों आते हैं। वॉल्केनिज्म यहाँ पे नहीं होता है। अब देखिए हम ओशन बाउंड्री, यहाँ पे हमें ट्रेंच फॉर्मेशन मिलता है, आइलैंड आर्क्स बनते हैं। आइलैंड आर्क्स हमने देखा था, ये हमारे आइलैंड आर्क्स हैं। क्योंकि वॉल्केनिक माउंटेन जो बनते हैं वो समुद्र के अंदर होते हैं और कुछ ही माउंटेन सरफेस तक आ पाते हैं जो हमें आइलैंड की तरह दिखते हैं। यहाँ पे भी हमें शैलो, इंटरमीडिएट और डीप अर्थक्वेक्स देखने को मिलता है। फिर हम देखें ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जन बाउंड्री, तो यहाँ पे वॉल्केनिक आर्क्स होते हैं, जैसे कि हमारे सुमात्रा में है, या फिर जैसे एंडीज माउंटेन्स में है, या फिर जापान में जैसे है। तो आपको यहाँ पे वॉल्केनिक आर्क्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे ट्रेंच फॉर्मेशन होता है और माउंटेन्स भी होते हैं यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे भी आपका लिथोस्फीयर बहुत गहराई तक जाता है तो आपको शैलो, इंटरमीडिएट और डीप अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं, और वॉल्केनिज्म यहाँ पे भी होता है। तो इसके साथ हम कंक्लूड करेंगे हमारा कन्वर्जेंट बाउंड्री का ये चैप्टर। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज और ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। तो वीडियो जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।